नमस्कार। हिंदुस्तान हिंदी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए अवधेश कुमार सिंह जी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है। और आज का जो मेरा विषय है वो है मानहानि मुकदमा। अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेकर के और तमाम ऐसे जगह है जहां आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि एक छोटी सी बहस या एक छोटी सी आपसी बातचीत में लोग एक दूसरे को तुरंत ये बयान दे देते हैं कि मैं आपके ऊपर मानहानि मुकदमा कर दूंगा। तो सीधा सर आपका स्वागत है लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल कि मानहानि मुकदमा जो है ये रजिस्टर्ड कहाँ होता है? देखिए, दो तरीका से है मानहानि को। इसमें एक सिविल केस में जा सकते हैं, एक क्रिमिनल केस में जा सकते हैं, दोनों में जा सकते हैं। कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि रुका जा सकता है, दोनों में जा सकते हैं। तो समझने की जरूरत है कि मानहानि कब होता है। क्या एक संविधान के अंदर आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर, जब हमारे भारत का संविधान है उसमें जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ चीज हो जाता है। अब उस स्पीच के अंदर जब हमारा एक ही माध्यम होता है कम्युनिकेट करना, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। सपोज करें कि हम आपके खिलाफ बोलना चाहते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे मैं आ गया, कुछ ऐसे शब्द का इशारा कर दिया, लिख दिया, विजुअल कर दिया जिसमें शाइन हो, डिपिक्टेड हो, या किसी ऐसा शब्द का हमने प्रयोग कर दिया जिससे आपको लगता है कि मुझे डिफेम कर दिया गया समाज के अंदर। जैसे मैं आपको चोर बोल दूं, ठीक है, तो आप डिफेम हो गए, मेरे शब्द से आप डिफेम हो गए। और किसके? तो सोसाइटी में डिफेम हो गए। अब इसकी क्वांटम आपको देखना है कि किस तरह से हम उसको परसू कर सकते हैं। एक अखबार के माध्यम से बोलते हैं, एक हम किसी को समाज में 4-5 आदमी हुआ उसके सामने कुछ बोल दिए, ओरल हो गया। अब इसको जब ओरल होगा तो उसको प्रूफ करना होगा। तो दो तरीका से चलते हैं। एक सिविल केस के अंदर जहां पे कोर्ट फी वगैरह देना पड़ता है, एक क्रिमिनल होता है जिसमें डायरेक्ट हम कोर्ट के अंदर जाते हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन इस पे कुछ नहीं कर सकती। पुलिस का जो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट है इसे कहते हैं, पुलिस इस पे एक्शन नहीं लेती। लेकिन आप जाते हैं, ओथ लेते हैं कोर्ट के अंदर, 200 के अंदर 201 सीआरपीसी में प्रावधान है जिसके तहत हम अपने एप्लीकेशन देते हैं कोर्ट के। जैसे आपने देखा होगा कि नितिन गडकरी साहब, केजरीवाल जी ने कुछ बोला था उनके खिलाफ, नितिन गडकरी साहब ने कोर्ट में डाला, मुकदमा डाला, पिटीशन डाला, 200 के अंदर मजिस्ट्रेट साहब उस पर एविडेंस लिए, रिकॉर्ड किए, उसके बाद समन इशूड कर दिए। तो इसी तरह से कोई भी व्यक्ति वहां के जहां भी ताल्लुक रखता है, डिस्ट्रिक्ट अगर सपोज करके दिल्ली है तो दिल्ली तो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, इजिली अवेलेबल है, नहीं तो जिला का जो भी है उस कोर्ट में जाए आप, न्यायाधीश के सामने अपने 200 के अंदर एक आवेदन दिया जाता है। उसमें कंप्लेन में पूरी कैसे आपको मानहानि हुआ इस बात को बताना होता है और कोर्ट में डाल दिया जाता है। क्रिमिनल केस करने के लिए मात्र बहुत ही कम ₹1.25 की कोर्ट फी लगती है, अधिक नहीं लगता। अभी अमेंडमेंट वगैरह आ जाए तो अलग बात है, तो ₹2 के जनरली नॉर्मल कोर्सेस में प्रैक्टिकल लगा देते हैं। कोर्ट गवाही लेती है, विटनेस हम लोग फाइल करते हैं, साथ में विटनेस के आधार पे किसके सामने समक्ष उन्होंने बयान दिया, कैसे किया, सब कुछ को रिकॉर्ड होता है। उसके बाद मजिस्ट्रेट वहां से इशू करता है समन अपोजिट पार्टी को, अपोजिट आता है, उसके बाद बेलेबल ऑफेंस के अंदर ट्रीट होता है। बेसिकली 2 साल तक सजा है, 499 500 के अंदर ही फाइल होता है। ये ऑफेंस सीसी के अंदर आता है तो 2 साल तक सजा है। तो 3 साल तक के जो भी सजा होता है उसमें मजिस्ट्रेट साहब का बेल है, गए अपना बेल बॉन्ड दिया, वहां से बेल ग्रांट किया, ट्रायल में चला जाता है मामला। एक आता है सिविल केस का। जब हम सिविल केस में जाते हैं तो उसमें एक परसेंटेज फिक्स किया हुआ है कि आपकी क्वांटम कितना डैमेजेज हो रहा है समाज में, क्योंकि डैमेजेज अलग अलग प्रकार के। सपोज करें कि केंट का प्रचार है, एडवर्टीजमेंट है, मैं किसी चीज और कंपनी का मैं प्रचार किया और केंट को डिफेम कर दिया, तो उसकी लॉस ऑफ मार्केट हो गया, तो वो एक डिफेमेशन डालेगा, वो डिफरेंट एंगल से डालेगा, क्योंकि उसके बिजनेस लॉस हो रहा है। डैमेजेज उसको क्वांटम में कितना हो रहा है तो क्वांटम डिसाइड करता है, वो भी कोर्ट डिसाइड करता है। तो हमें लगता है कि मुझे 100 करोड़ की मुझे मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन सामने वाले के पास नहीं है, वो तो है ही नहीं हैसियत में, तो हम मांग के भी क्या करेंगे कोर्ट से। तो ये दिक्कत
सबसे अधिक जो दिक्कत आज के डेट में आ रहा है कि सोशल मीडिया के जमाने में सबसे अधिक फेसबुक आप चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, ट्विटर चला रहे हैं, कू चला रहे हैं, आप इंस्टाग्राम कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, डिफेम आसानी से होता जा रहा है। जो भी पब्लिक फंक्शनरीज है, चाहे किसी का हम गाली आसानी से दे रहे हैं। सबसे की पॉइंट समझने की हमें जरूरत है कि आखिर डिफेम हो रहे हैं तो क्या सपोज कीजिए कि प्रधानमंत्री जी को लोग गाली दे रहा है, प्रधानमंत्री जी इंडिविजुअली कंप्लेन करने तो जाएंगे नहीं, और जब इंडिविजुअल कंप्लेन जाएंगे मजिस्ट्रेट साहब के सामने उसके बाद, क्योंकि उनके पास बहुत सा वर्क है, तो ऐसा कानून के अंदर नहीं है कि एफआईआर किया जा सके। जब तक धमकी नहीं आती तब तक एफआईआर वगैरह नहीं हो सकता। अब उत्तर प्रदेश है जी, एक बीच में सवाल निकल के आता है कि अगर सोशल मीडिया पे बिना नाम लिखे, बिना नाम लिए हुए, अगर सपोज कि राहुल गांधी का नाम राहुल गांधी है और लोग पप्पू कह के राहुल गांधी को टारगेट कर लेता है, तो राहुल गांधी का यहाँ मानहानि होता है या नहीं होता है? देखिए, इंडिकेशन होता है, लेकिन इसमें बहुत ही मुश्किल है उस बात को प्रूफ करने का, क्योंकि पार्टिकुलर उस व्यक्ति को कहना होगा कि मुझे पप्पू के नाम से भी जाने जाते हैं, तभी जाके मानहानि उसका होगा। लेकिन कोई आदमी कहेगा क्या, उपनाम अपना बताएगा क्या? नहीं बता सकता, तो डिफेम करने के लिए मुश्किल है। एक और सवाल कि अगर कोई आदमी एक ट्रस्ट में, एक मंदिर में या एक ऐसे जगह पे जहां सार्वजनिक इनकम है, ऐसे पैसा जो सार्वजनिक तौर पे आता है, और उस पैसे के एवज में कोई दूसरा आदमी सीधा से सवाल उठा देता है कि सामने वाला चोर है इसलिए ये इतना पैसा ब्लैक मनी में या चला गया, तो वो आदमी क्या उसके ऊपर सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया के पेज की कॉपी दिखा करके मानहानि मुकदमा कर सकता है? बिल्कुल, एकदम कर सकता है, क्योंकि हमारे एविडेंस एक्ट के अंदर उसमें बदलाव किया गया है। सेक्शन 3 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी ट्रीट करते हैं। 503 का एक आईपीसी के अंदर भी है, जहां पे ये ट्रीट होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के लिए ही किया जाता है। बिल्कुल वो डाल सकता है, मानहानि का दवा डाल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको प्रूव करना होता है। अगर सोशल मीडिया से कहीं भी लिया तो 65A-B 2 सेक्शन ऐसा है एविडेंस एक्ट के अंदर जिसको कंप्लाई करना होता है कि हमें यहाँ से यूआरएल लिया, हमें सर्टिफिकेट देना होता है कि जो मैंने डाउनलोड किया है वो सही में करेक्ट वर्जन से हमने डाउनलोड किया है, यूआरएल आईडी के साथ में। कोई भी हम अपलोड करते हैं, चाहे कोई भी बोलते हैं, इवन कि अगर हम 10-20 के बीच में भी अगर हम बोल देते हैं कि आप चोर हैं, तो स्वाभाविक है कि वहीं से हमारा मानहानि हो गया। मैं डाल सकता हूँ, मुकदमा डाल सकता हूँ, जब तक अनलेस और अनटिल एलिगेशन डिफरेंट चीज होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, साइफंड ऑफ हुआ, एक बहुत अच्छा इसको शब्द में इंग्लिश में कि साइफंड हो गया अमाउंट, यानी कि घोटाला हो गया। तो उसमें डिटरमाइन करना पड़ता है कि किसने घोटाला किया, तब तक हम एलिगेशन देते हैं। लेकिन जब हम डायरेक्ट कहते हैं कि चोर है, तो इसका मतलब कि मेरा इंटेंशन फ्रेम्ड है आपके प्रति, अब मैं जो शब्द बोल रहा हूं तो स्वाभाविक है कि हमारा हो जाएगा, डिफेम तो हो ही रहा है। अगर बिना नाम लिए हुए मंदिर कमेटी या रामलीला कमेटी, दो नाम है मेरे पास, मंदिर कमेटी और रामलीला कमेटी, तो मंदिर कमेटी मतलब कोई भी मंदिर और रामलीला कमेटी मतलब रामलीला जो मंदिर है वो, तो इसमें अगर मैंने दोनों में से किसी एक का नाम लिखा, मंदिर कमेटी अगर लिखा, तो मंदिर कमेटी का जो अध्यक्ष है वो हमारे ऊपर मानहानि मुकदमा करेगा या कोई भी कर सकता है? नहीं, अब उसमें आप जब कमेटी की बात आती है तो कमेटी का सदस्य ही कर सकता है, उसमें ऑथराइजेशन देना पड़ता है, क्योंकि कमेटी तो गवर्निंग बॉडी, देखिए इंडिविजुअल कंसर्न तो है नहीं, क्योंकि कमेटी का मतलब कि कमेटी का पूरे होल कमेटी को दोषी ठहराया जा रहा है। तो वहां पे एक पार्टिकुलर आता है क्या कि कमेटी को किस तरह से ट्रीट करते हैं, अगर लाइव में करते हैं कि वैसे करते हैं, तो इस पे आता है कि उसमें एक को ऑथराइज किया जाता है, कमेटी करता है। अगर इंडिविजुअल व्यक्ति को हम टारगेट करते तो इंडिविजुअली वो आएगा। अगर हमने कह दिया कि जो भी राम मंदिर कमेटी या किसी तरह से, तो कमेटी का कोई भी सदस्य फाइल कर सकता है, बिकॉज उसकी रेपुटेशन उसके साथ में अटैच है। अगर वो कमेटी गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त नहीं है, गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड नहीं है, या वो ग्रामीण स्तर पे या वो मोहल्ले स्तर पे एक छोटा सा दुर्गा पूजा कमेटी है, और हमने कहा भाई ग्रामीण स्तर पे कि दुर्गा पूजा कमेटी जो है वो चोर है, पिछले वाला जो दुर्गा पूजा हुआ था उसमें इतना पैसा वो खा गया,
तो इस एवज में जन्माष्टमी मेला कमेटी है, इस एवज में मुकदमा हो सकता है। देखिए, अब आपके एक पोजीशन आ गया कि पिछले वाला में खा गया, तो वहां पे कोई ना कोई पर्टिकुलर पर्संस की बात आ गई। उस मेंबर को जो चला रहा होगा, कमेटी नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि लीगल आइडेंटिटी कमेटी के पास नहीं है। आइडेंटिटी किसके पास है? जो मेंबर उसको गवर्न किए वो डाल सकते हैं मानहानि का दावा। अगर वो सरकार में रजिस्टर्ड होगा तो ही वो मुकदमा डाल सकता है। अगर सरकार में वो कमेटी रजिस्टर्ड नहीं है तो कंपनी नहीं, जैसे ट्रस्ट होते हैं, सोसाइटी होते हैं, इस तरह से अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उनके लीगल आइडेंटिटी नहीं है। रजिस्ट्रेशन मस्ट है उसके लिए। आज सबसे अधिक आप देखते होंगे कि हम अपना एक फोरम बनाएं, 10-20 आदमी का मंच बनाएं और चल देते हैं हम अपना, उसके बाद कोई भी वक्तव्य दिए, कोई भी भाषण दिए, और जब लीगल आइडेंटिटी की बात आती है कि इस पर, तो इंडिविजुअल कंसर्न पे जाके मुकदमा होता है, नहीं कि सभी पे। कमेटी के अंदर जो नाम दिए हैं, नाम पे तो होता ही नहीं है, क्योंकि जब उसकी लीगल आइडेंटिटी नहीं है तो लीगल आइडेंटिटी को हम फ्रेम नहीं कर सकते कहीं। अगर कोई संवैधानिक संस्थान, थाना, पुलिस, प्रशासनिक, पत्रकार, ऐसे कोई लोग अगर अपने लाइव सेशन में या अपने कंटेंट में संवाद सूत्र के हवाले से नाम लिखता है, खबर लिखता है, तो उस पर मानहानि मुकदमा हो सकता है। देखिए, ऐसा है कि उस सूत्र को अगर हम कोई भी मुकदमा उस पर करते हैं तो सूत्र का हमें एस्टेब्लिश करना पड़ता। मानहानि होता है ऐसा नहीं है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो शब्द है उसके अगर अंदर आता है तो मानहानि नहीं ट्रीट होता। इसी के एक श्रेया सिंघल जी का केस था सुप्रीम कोर्ट में, यूनियन ऑफ इंडिया में के खिलाफ था। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने 66A को, जो IT एक्ट है, उसको क्वेश कर दिया था। क्वेश कर दिया ये कहते हुए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात आ रही है, क्योंकि हमारे 19 के अंदर एक्सप्रेशन भी है। भारत के संविधान के अंदर 19 के अंदर अनुच्छेद 19 में जब हम जाते हैं तो इसमें हमारा एक्सप्रेशन है कि हम किस मानसा से बोल रहे हैं किसी को। अब सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट फंक्शनरीज बहुत है दिल्ली के अंदर, दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन देते हैं। अगर देते हैं और कहते हैं क्या कि यहाँ के जो एम्प्लॉय एक घपला किया गया, ठीक है, तो हम तो पूरे जल बोर्ड को बोलते हैं। जल बोर्ड नहीं केस कर सकता क्योंकि वो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात आ रही है। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में हमारा ये चीज आता है, हमारा मानसा ये नहीं है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को डैमेज करने का नहीं है। जल बोर्ड कोई डैमेज नहीं होगा क्योंकि उसकी गवर्नमेंट की हमारे एक एक पैसे से वो फंक्शनरी चल रहे हैं। वहां पे जो भी वहां एम्प्लॉय हैं वो हमारे एक टैक्स के पैसे से, पब्लिक के पैसे से वो चल रहा है, तो वो मानहानि का दावा नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन एनजीओ है, सपोज करें हम एनजीओ बना लिए और उस XYZ नाम से अगर एनजीओ को कोई भ्रष्ट कहता है तब स्वाभाविक है कि एनजीओ के मेंबर जाकर उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं। बहुत थीम लाइन है जिसको समझने की जरूरत। मानहानि के मुकदमा में अमाउंट कैसे वेरीफाई होता है कि भाई मेरा इतना अमाउंट का इन्होंने नुकसान किया? एक्चुअली दो चीजें होते हैं, एक शब्द आता है लाइबल, एक आता है सिलेंडर। जो सबसे की पॉइंट है इसको अंडरस्टैंड करने की कि अगर दो चीज को फुलफिल नहीं करता तब तक मानहानि के कम्युनिकेशन टू थर्ड पार्टी, ठीक है। हम आपको मोबाइल पे बोले आप चोर हैं, ठीक है, मैं अगर बोलता हूं आपको कि आप चोर हैं तो आप ही सुने हैं, इनक्रिप्ट जो है पॉइंट टू पॉइंट हुआ, आप हमें मानहानि के लिए मुकदमा नहीं कर सकते। लेकिन मैं व्हाट्सएप भेज दिया आपको, व्हाट्सएप वो सर्कुलेट हो गया, कोई व्यक्ति आपका देख लिया वहां पे कि भैया मैं तो चोर लिख के आपको भेजा हूं कि तुम चोर है, ये किया वो किया ये किया, तब वहां पे हो जाएगा। अदरवाइज बहुत ही मुश्किल क्वांटम को फिक्स करना। मैं इनकम टैक्स पे ही हूँ, स्वाभाविक है कि मेरा अधिक होगा डैमेजेस, क्योंकि रेपुटेशन हमारा अटैच होता है। अब कोई धीरू भाई अंबानी जी का, मुकेश अंबानी जी को गाली देता है तो उनकी हैसियत बहुत अधिक, उनकी हैसियत से हमें देखना है। ये नहीं है कि मैं गाली दे दिया तो मेरी हैसियत क्या है, लेकिन जिसको मैंने दिया उसके हैसियत से क्वांटम डिसाइड होता है। यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान का जो अभी परिवेश है, उस परिवेश में हर आदमी लिख देता है कि ये जो है वो पिछले
टाइम से बढ़िया था और ये नेता जो है वो पिछले वाला कमेटी से खराब है, इसलिए इन्होंने इतने का सामान खा गया या हेराफेरी कर दिया। इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे? देखिए, जब भी हम पर्टिकुलर पर्संस का नाम लेंगे तो उसकी फोर कॉर्नर के अंदर ये आ गया। सोशल मीडिया, फेसबुक हो, कोई भी प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हैं, एक माध्यम में जब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस 503 के अंदर और सेक्शन 3 के अंदर ये चीजें आ चुका है, इंडियन पिनल कोड 503 इसलिए क्रिमिनल इंटिमिडेशन की बात करते हैं, और सेक्शन 3 एविडेंस एक्ट का कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात करता है। जो आईटी एक्ट में आप देखे होंगे कि अभी रिसेंटली इसकी बदलाव किया गया। डिफिकल्टी क्या आता था कि आपने प्रूफ कर दिया, मैं डिलीट कर दिया उसको यूआरएल आईडी से, इसको ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे? आज ये आप अपने लाइव कर रहे हैं, हो सकता है कल आप हम कुछ भी बोल दें उसमें आप डिलीट कर दें अपने प्लेटफॉर्म से। जो व्यक्ति डाउनलोड तो कर लिया लेकिन एविडेंस में दिक्कत आएगी। वो सर्टिफिकेट देगा कि यही है यही है, हो सकता है मॉक वीडियो भी बना ले, जो मैं बोलता हूं वहां पे कुछ और हो। मॉक वीडियो मिक्सअप केवल साउंड का ही तो होता है, वो अपना चेंज कर देगा। बहुत से आप देखते होंगे कि चेंज होते रहता है साउंड वगैरह का, कंपाइलेशन हो जाती है, सिमुलेशंस होता है पिक्चर्स का। जब जाते हैं तो देखते हैं कि राहुल जी का यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पे क्या है, जो करने वाले हैं सब मजाक उड़ाने वाले, वो 2-3 चीज को मिक्स करके एक साथ अटैच कर देते हैं। तो ये तो है, स्वाभाविक है। अगर राहुल जी आना चाहें तो मानहानि का दावा कर सकते हैं, क्योंकि उनकी रेपुटेशन लॉस हो गई, उनके लाइफ की रेपुटेशन अटैच है। इसको एलिनेट नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल राइट्स है उनकी, कि उनकी आर्टिकल 21 के अंदर में लिव विथ डिग्निटी, ये हमारा पार्ट है, इसको हमको कोई नहीं ले सकते, मेरे फंडामेंटल राइट्स के अंदर है। एक्सरसाइज करने की जरूरत है मुझे इस बात के लिए। भैया राहुल जी एक सवाल लिख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारा फेक आईडी बना हुआ है और उस आईडी से अगर मुझे वो डिफाइन करते हैं, गाली देते हैं या कोई ऐसा बयान, फोटो शेयर कर देते हैं जो मेरे घर पे नहीं आना चाहिए था, तो क्या उन पे मानहानि मुकदमा बन सकता है? 100% बनेगा, बिल्कुल। तो फेक आईडी को प्रूफ कैसे करेगा वो? और फेक आईडी का ये इसीलिए देखिए ये दिक्कत आ रही थी, जिसके वजह से आईटी एक्ट में अभी भारत सरकार ने जो बदलाव किया, यूनाइटेड नेशंस भी लेटर लिखा भारत सरकार को कि ये राइट टू प्राइवेसी के अंदर आता है, इसको नहीं करना चाहिए। 4 जगह केस, एक द वायर भी आपने पढ़ा होगा, द क्विंट और द वायर, ये 2 मुकदमा अलग डाले, फेसबुक अलग डाला, व्हाट्सएप अलग डाला, यहाँ पे गूगल भी डाल दिया दिल्ली हाई कोर्ट में, कर्नाटक हाई कोर्ट में, ये सब चीज को चला केस को। सबने आईटी रूल्स को चैलेंज किया कि अमेंडमेंट नहीं कर सकते। ओरिजिनेटर को, जो ओरिजिनेटर की बात आ रही है ना, क्योंकि मैं कोई भी हेट स्पीच या कुछ भी मैं दे रहा हूँ, बहका रहा हूँ, तो ये भी एक डिफेमेशन का पार्ट में माना जाता है। क्योंकि गुस्सा में दे, चाहे कुछ भी करें, हेट स्पीच करें, कुछ भी करें कम्युनिटी को, तो कम्युनिटी का अगर मैं हिंदू हूँ तो स्वाभाविक है कि मैं मुकदमा डाल सकता हूँ किसी के खिलाफ, क्योंकि मैं भी हिंदू को गाली कोई देगा तो मैं डाल सकता हूँ, हेट स्पीच में ले या किसी को ले। लेकिन टारगेट हमारा कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी हमसे बना है, इंडिविजुअल से मिलाकर कम्युनिटी का निर्माण हुआ है, तो ये स्वाभाविक है कि वो डाल सकता है, कोई भी इंडिविजुअल जो एग्रीव्ड होगा वो डाल सकता है मानहानि का दावा। दिक्कत एविडेंस में जब हम ट्रायल में जाते हैं तो फेक न्यूज को प्रूफ करने के लिए हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि उसने किया, आके डिनाई कर दिया कि मैंने पोस्ट नहीं किया है। ठीक है, अब आपके पास आ गया इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। कौन आएगा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में? तो जहां से जो पोस्ट हो रखा है वो आएगा। उसके लिए ऑफिस होना जरूरी है इंडिया के अंदर। अगर इंडिया के अंदर नहीं है तो समन किसको करेगा? ये दिक्कत है, सबसे अधिक दिक्कत है। इसीलिए भारत सरकार ने भी इस कानून को लाया कि सारे लोग अपने अपने एम्प्लॉय बैठाएं, भारत के अंदर बैठाएं, जहां से 24 घंटा ये हो अपने कंप्लेन वगैरह को, इंटरमीडिएट्स का प्लेटफॉर्म को खत्म करके इन लोगों ने अच्छी तरह से, अगर कहा जाए कि फ्रेम के अंदर बांधने के लिए, इसी सब चीज के लिए जो फेक न्यूज वगैरह चल रहा है, किसी के प्रति गाली दे दिया, कहीं कुछ नहीं है कंटेंट, आपके खिलाफ मैंने लिख दिया, एक अखबार की कटिंग उठाया, अपने अखबार वो एग्जिस्टेंस में है कि नहीं पता नहीं है, क्योंकि अखबार वाले तो आएंगे नहीं उस चीज को प्रूफ करने के लिए। लेकिन आप देखिए कि अभी कोरोना काल में एक वीडियो, एक बहुत दैनिक जागरण से लेके इस चीज का एक चल रहा था, नाम लेना इसलिए पड़ा कि
बहुत अधिक सर्कुलेशन में था ये फैक्ट न्यूज है कि नहीं है कि लाशों का ढेर लगा हुआ, अंबार लगा हुआ है, प्रयाग में ऐसा हुआ, ठीक है। और जब हम जाते हैं ऑथेंटिसिटी को तो किस तरह से चेक करेंगे? फैक्ट चेकर तो है नहीं आपका। आर्बिट्रेरी आप कंप्लेन किसको देंगे? मानहानि तो हो गया, लेकिन उस बात को प्रूव कैसे करेंगे? क्योंकि फेसबुक और ये सब कहता है कि मैं तो प्लेटफॉर्म हूं, मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। आप उसको परमिट किए हो ना। जब इस तरह से, तो आप तो पार्टी हो, कैसे हट सकते हो? मैं मानहानि का दावा अगर बाय द वे करना चाहते हैं क्योंकि वहां पे ये दिखाया गया, तो हम किसके खिलाफ जाएंगे? सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसको तो हम बनाएंगे पार्टी, वो ऑथेंटिकेट करेगा कि हाँ हमारे प्लेटफॉर्म से हुआ है। लेकिन फिर दिक्कत आएगी कि ओरिजिनेटर कौन है। मेरा ये कंसर्न है, आपके माध्यम से ही मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि जो भी फेसबुक और इस पे है उसको ऑथेंटिकेट करें। ये जो ब्लू टिक का, दिस टिक दैट टिक का बात कर रहा कि जैसे केवाईसी बैंक के अंदर होता है, नो योर कस्टमर, इसी तरह से यूजर को जानना चाहिए, उसके पास रिकॉर्ड भारत सरकार के पास होना चाहिए कि इस आईडी से ये चला रहा है। ऐसा कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे मानहानि तो होते रहेंगे सबके। कुछ भी डाल दिया, आप देखें मेरा गर्दन लगा दिया, यहाँ से चेहरा हटाया, ये सब बॉडी लगाया किसी और का, आप देखे होंगे सेक्सुअल एक्सप्लिसिट करते हुए ये सब चीजें कंटेंट वगैरह बहुत अधिक, चेहरा होता नहीं है, चेहरा किसी और का लगा दिया। वो व्यक्ति कहाँ कहाँ बोलेगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, ये है वो है। स्वामी रामदेव जी का भी आप देखे होंगे, एक बार फेसबुक के खिलाफ उन्होंने मुकदमा वगैरह डाला था, तो क्यों डाला? ये सारी चीजें इसके अंदर कवर्ड होता है। इससे ये प्रूफ होता है कि अगर मैं एक फेक नाम से अगर कोई मैं आईडी बना के रखा हुआ है और उस आईडी से अगर मैं कोई कमेंट करता हूं तो मेरे साथ फेसबुक भी एक पार्टी होगा। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बिना ऑथेंटिकेट कौन करेगा? फेसबुक कहेगा कि मैंने परमिट नहीं किया, सामने वाला तो हट गया, भाग गया, बंद कर दिया, आईडी बंद कर दिया। तो लायबिलिटी किसके ऊपर जानी चाहिए? कंट्रीब्यूटरी लायबिलिटी किसकी है? फेसबुक की भी है। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस अगर कहा जाए, हमने परमिशन दिया, फेसबुक ने परमिशन दिया आईडी बनाने का, तो ऑथेंटिकेट की ड्यूटी किसकी बनती है? ऑथेंटिकेट की ड्यूटी बनती है फेसबुक की बनती है, नहीं कि जो पब्लिक, मेरा तो है नहीं, आपने कोई आईडी बनाया, फेक आईडी बनाया, तो ये फेसबुक की ड्यूटी है कि इस बात को चेक करे, उसके नॉर्म्स को फुलफिल करे, ईमेल आईडी ले, मोबाइल नंबर ले, ओटीपी ले, सारे ऑथेंटिकेट करने के बाद तब उसके बाद वो दे, परमिशन दे उसको आईडी बनाने का। इसी के साथ युवा बहुत सारा हम युवा देश में बिलोंग करते हैं और युवा जो है वो सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है। तो युवा के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप कि वो किस तरीके से अपने आईडी को हैंडल करें? मैं तो एक ही, जितने भी यंग हैं देश के अंदर, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूं और आग्रह भी करना चाहता हूं कि आईटी एक्ट बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही संभल के, और किसी के विषय में जब तक फैक्ट्स उसके पास न हो, किसी को गाली ना लिखे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का प्रयोग जरूर करे, लेकिन सोच समझ के करे, किस भाषा को प्रयोग करे, मर्यादित भाषा के अंदर अपनी बात को रख सकता है। और इसके साथ में सोशल मीडिया जो भी हैंडल कर रहा है उसको मैं ये बताना चाहता हूं कि इतनी लॉ स्ट्रिंजेंट है आने वाला समय में भी कि उसके लिए कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति है, फेक न्यूज को सर्कुलेट किसी भी तरह से ना करे और ना ही किसी को गाली गलौज करे। आप अपनी बात रखें, आप अपना क्वेश्चन करें, क्वेश्चन के जवाब जरूर देना चाहिए, और जो भी जिससे भी करता है कि आपके खिलाफ ये चीजें हैं, हमें, आप अगर मिनिस्टर के खिलाफ हमें देना है तो मिनिस्टर के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं? हम कहेंगे कि भाई आपको मैंने चुन के भेजा, भारत सरकार को बनाया, भारत सरकार हमें जवाब दे कि हमें ये चीजें चाहिए थी, आपने बेसिक सुविधा में हमारे लिए क्या डेवलपमेंट किया। ये चीज हो सकता है। सुनील यादव जी लिख रहे हैं कि फेसबुक लाइव में अगर हम मारपीट का वीडियो दिखाते हैं, अभी निरहुआ जी के कुछ फैन ने फेसबुक लाइव में मारपीट का वीडियो दिखाया था, तो क्या उन पे मुकदमा नहीं होना चाहिए? देखिए, सुनील यादव जी अगर लाइव में दिखाए, लेकिन ये चीज होती है कि उसमें मानहानि का दावा कौन करेगा? अब ये बात है, इंडिविजुअल कंसर्न कौन है, कंप्लेनेंट कौन है, उससे विक्टिम कौन हुआ?
तो इसमें मानहानि नहीं आएगा। कोई और अगर लगता है कि ये फेक न्यूज है और सर्कुलेट हो गया, जिस चीज को नहीं लाना चाहिए, तो डिफरेंट एंगल से ट्रीट होगा। लेकिन इसमें मानहानि तो, क्योंकि मानहानि हमेशा क्या है, व्यक्ति इंडिविजुअल कंसर्न पे आता है या लीगल आइडेंटिटी का सोसाइटी है, जैसे IMA वगैरह हो गया, चला गया दिल्ली हाईकोर्ट में, देखे होंगे कि बाबा रामदेव जी के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गया। अगर उनको नियमता क्या करनी चाहिए थी, जाते 200 के अंदर कंप्लेंट देते, कोर्ट के अंदर जाता एसोसिएशन कि बाबा रामदेव जी के इस वक्तव्य से हमारे डॉक्टर्स एसोसिएशन का मानहानि हुआ है, और उसको प्रूव करते कि मानहानि किस तरह से हुआ है। अगर वो डॉक्टर हैं, मान लेते उनके क्वेश्चंस कुछ होंगे, उस क्वेश्चंस अगर 25 क्वेश्चंस उन्होंने सोशल मीडिया पे दिया कि IMA हमें बता दे, ठीक है, तो IMA को आपने टारगेट तो किया कि बता दे। अब IMA क्या है, ग्रुप ऑफ एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर्स है, ठीक है। अब IMA का अपनी बायलॉज है, किस पर्पस के लिए बना हुआ है। कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट यही कहा कि आप जाइए, अगर लगता है कि आप एग्रीव्ड हैं तो आप जाइए कोर्ट में मुकदमा डालिए, कोर्ट फी लगाइए और मुकदमा डालिए। सिविल कोर्ट में जाइए, क्रिमिनल कोर्ट में आपको जाना है तो जाइए। लेकिन क्रिमिनल कोर्ट में एक स्वामी जी का मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था, जिसमें डीक्रिमिनलाइज करने के लिए 499 और 500 IPC इंडियन पिनल कोड के अंदर 2 सेक्शन है जिसमें हमारे डिफेमेशन को डिसाइड होता है। तो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बात कहा कि आप जो है इसको हम डिक्रिमिनलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि फंडामेंटल राइट से हमारा एलिनिएट हो रखा है ये चीजें। आर्टिकल 21 के अंदर भी आता है कि लिव विथ डिग्निटी, समाज में हमें एकदम इज्जत मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। अगर हमारी इज्जत के साथ कोई खेलेगा तो मानहानि का मुकदमा होगा। तो युवा से मैं यही कहना चाहता हूं देश के, कि बहुत ही सोच समझ के कोई भी चीज को आप अपने रखें, मर्यादित ढंग से रखें, कोई बात नहीं। आप किसी भी फेक न्यूज पे अधिक भरोसा नहीं करें। एंटरटेन करना है करते रहें, लेकिन आप सर्कुलेट ना करें, क्योंकि इसीलिए आप देखे होंगे कि वेब सीरीज बहुत अधिक चलने लगा OTT प्लेटफॉर्म पे, जिसको एक क्या होता है कि जब हम जाते हैं ना सोशल मीडिया पे, हो सकता है कि कल आपकी बैन कर दें, लेकिन इस चीज को हम बोलने में दिक्कत नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे है, मैं जानता हूँ कि मेरी मर्यादा क्या है, लेकिन ये मैं बोलना चाहता हूँ कि किसी तरह से अगर एक कम्युनिटी और एक सेक्ट को अगर हम कहीं ना कहीं उसको डैमेज करने की कोशिश करते हैं, दैट्स आल्सो कम्स अंडर द डिफेमेशन। और हमारी, क्योंकि हमारी जन भावना जो बनी हुई है, मान लेते हैं हिंदू है, हिंदू को कोई भी डिफेम करने की कोशिश करेगा तो हमारे कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब कर दिया। हमारे जो लीड कर रहा है किसी चीज को, वैसा चीज परोसा जा रहा है, ये जहर की तरह काम करेगा। आज हमें माँ बाप ने पाल के इतना बड़ा किया और समझाया जाए कि कुछ और चीज है भैया, तो वो तो क्या है कि इस चीज को आपका देखे होंगे, आपका भी मीडिया का प्लेटफॉर्म है, तो आपके लिए भी गाइडलाइन इशू हुआ है 25 फरवरी 2021 को। 3 महीना का समय था सबको कंप्लायंस करने के लिए, तो ये सब चीजों को कंप्लायंस करना होगा एक हर एक का। तो मैं यही कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा अभी भी फिर से देश के, क्योंकि बहुत भटक जाते हैं सोशल मीडिया पे आने के बाद। एक तो कोई ऑथेंटिकेट नहीं करता कि जो न्यूज आ रहा है वो सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। हम भी गाली दिए जा रहे हैं, डिबेट में गाली देते हैं, डिबेट में भी जो गाली होता है वो उसको हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं कहा जा सकता किसी शब्द का। वो व्यक्ति अगर कोर्ट में चला जाता है तो उसकी मानहानि का दावा अगर कोर्ट में जाता है तो बिल्कुल कर सकता है, डिफेमेशन सूट कर सकता है, क्रिमिनल कंप्लेन भी दे सकता है। एक आखिरी सवाल कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे न्यूज चैनल अपने आप को दिखा रहा है, और वो लोग जो न्यूज प्लेटफॉर्म से बाहर है, वो अपना नाम न्यूज चैनल जैसा रख लेता है और वो फेक न्यूज वहां ब्रॉडकास्ट करता है, या बहुत सारे वीडियो को मिक्स करके वहां ब्रॉडकास्ट कर लेता है, और वो व्यू काफी ले आता है, काफी लोगों तक वो पॉपुलर हो जाता है। फिर पता चलता है कि वो तो है ही नहीं, तो उसको ट्विटर या फेसबुक पे हम ढूंढेंगे तो फिर उसमें जो सेकेंड पार्टी वो ट्विटर होगा या वो डायरेक्ट वो आदमी होगा।
देखिए ऐसा है कि अगर हम व्यू लेते हैं, सपोज कीजिए XYZ नाम हमने रख लिया, XYZ पहले से वो प्लेटफॉर्म है, तो इसमें इन्फ्रिजमेंट ऑफ राइट की बात आती है, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क की बात आ जाता है, ठीक है। तो वहां से ये भी इन्फ्रिजमेंट ऑफ राइट के अंदर, वो तो डिफेमेशन तो छोड़ दें, व्यूज ले गया अलग बात है, हमारा यहाँ पे राइट को इनक्रोच कर लिया सामने वाले ने, तो उसपे मुकदमा भी दर्ज होगा, क्योंकि 419 के अंदर हम किसी चीज को 420 जैसे हम कहते हैं, तो अपने आप को शो करना कि मैं वो चीज हूं जो नहीं हूं। अगर मान लेते हैं कि मैं जो चीज हूं वो नहीं हूं, लेकिन बता रहा हूं कि हूं मैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि 419 के अंदर वो मुकदमा क्रिमिनल केस भी उसके ऊपर डाल सकता है, और साथ में डैमेजेस भी डिमांड कर सकता है कि इनके इसके वजह से हमारे डैमेजेस हुआ। अगर लॉस ऑफ रेपुटेशन, वहां भी डैमेज का उसको क्वांटिफाई करेंगे, डैमेज के तौर पे हम करेंगे, क्योंकि हमारी राइट को इन्फ्रीज किया जा रहा है। आप देखते हैं कभी कभी जी। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आधा घंटा से ज्यादा का टाइम हम लोग नहीं ले पाते हैं, एक आखिरी सवाल कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर कोई प्रूफ हो जाता है और फिर वो सिलेंडर कर देता है उसके पास जाकर के, जो आदमी ने मानहानि मुकदमा किया है, तो वो डैमेज कंट्रोल कर सकता है दोनों आपस में मिलकर, मतलब इसको हम बिना कोर्ट के परमिशन के बगैर हम सुलह कर सकते हैं आपस में? देखिए, कोर्ट की परमिशंस की, अगर सपोज करें कि कंप्लेनेंट वापस ले रहा है केस को, बाहर आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट हो गया, तो कोर्ट ये नहीं कह सकता कि आप क्यों हमारे, क्योंकि कोर्ट में जो हम कोर्ट फी लगाते हैं, देते हैं, तो कोर्ट को इसी बात की सुनवाई करने के लिए देते हैं कि जब तक मेरी वीस है तब तक आप चलाएंगे केस को। क्रिमिनल केस छोड़ दीजिए, क्योंकि वो स्टेट के खिलाफ होता है। जब हम इंडिविजुअल कंसर्न की बात कर रहे हैं कि अगर मैं कोई मुकदमा आपके खिलाफ करता हूं, तो जब तक मैं चाहूंगा तभी तक वो मुकदमा जाएगा, जजमेंट से पहले पहले मैं विड्रॉ भी कर सकता हूं उस केस को। लेकिन आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट होने का, जैसे नितिन गडकरी जी, केजरीवाल जी के खिलाफ समन हो गया, क्रिमिनल केस था, समन हो जाने के बाद आउटसाइड जाके कोर्ट में सेटलमेंट हो गया, वो जाके माफीनामा मांग लिए, तो फिर विड्रॉ कर लिया उन्होंने। इसी के साथ हम फिर किसी और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के लॉयर से आपको बातचीत कराते रहेंगे। आप अगर मानहानि मुकदमा से संतुष्ट हैं तो पेज को लाइक कर लें, और अगर संतुष्ट नहीं है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज डालें, फिर हम ऐसे किसी और के साथ बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।